एक तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। पूरा पाकिस्तान ये मैच देख रहा था, इंडिया भी ये मैच देख रहा था और पाकिस्तान ये मैच हार गया। एक्चुअली ये मैच पाकिस्तान ने हार ही जाना था क्योंकि आसाब की गेम थी और आसाब की गेम में विराट कोहली ने साबित किया कि वो अकेला पाकिस्तान की टीम से ज़्यादा मजबूत आसाब का मालिक है। यानी वो विकेट के ऊपर खड़ा रहा और मजबूत आसाब के साथ फेस करता रहा। पाकिस्तान की टीम जो है वो स्कोर रोक कर जीतना चाहती थी। यानी T20 क्रिकेट में ये बहुत पुराना फार्मूला है। मैंने बहुत पहले इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये कहा था कि विकेट्स लेने के बाद आप मैचेस जीत सकते हैं वरना आप मैच हार जाएंगे। स्कोर रोकने का कोई फार्मूला नहीं होता T20 क्रिकेट के अंदर। आखिरी ओवर में उस दिन मोहम्मद आसिफ को स्कोर चाहिए था, छक्के पे छक्का मार के मैच जितवा दिया था। वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता था, 4 छक्के मार दिए थे ऊपर नीचे ब्रेथवेट ने, तो वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीत गया था। तो ये स्कोर रोकने से T20 क्रिकेट के अंदर आप मैचेस नहीं जीत सकते। जब आपने इंडिया के 4 आउट कर दिए थे आते ही, एक तो पाकिस्तान की बैटिंग एक समझ नहीं आ रही। बाबर आजम साहब चलो आउट हो गए, दूसरा ओपनर भी आउट हो गया, उसके बाद एक स्लो इनिंग खेली है हमारे वन डाउन ने, लेकिन हैदर अली लगातार फेल होते चले जा रहे हैं। आसिफ ने दोबारा मायूस किया है, लेकिन इसके बावजूद आपके टेल एंडर्स ने और बाकी लोगों ने मिल मिला के बड़ी मुश्किलों से गिरते पड़ते ये 159 तक पहुंच गए थे। 160 का टारगेट इस विकेट के ऊपर उतना बुरा नहीं था और सिर्फ फील्डिंग आपको अच्छी करनी थी। आपको फील्डिंग अच्छी करनी थी, आपको बॉलिंग बेहतर करनी थी लाइनो लेंथ के साथ, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान की टीम खौफ में मुब्तला होती चली जा रही है। 4 खिलाड़ी आउट करने के बाद बजाय इसके कि पाकिस्तान की टीम अग्रेसिव होती, स्कोर रोकने की तरफ चले गए कि हमने बहुत स्कोर रोक लिया, मजीद रोक लेते हैं 5-6 ओवर स्कोर, तो ये बिल्कुल ही इंडिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वहां पे अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, एग्रेशन के साथ फील्डिंग करनी चाहिए थी, ज्यादा टाइट बॉलिंग करनी चाहिए थी और आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। चाहे आपको मार भी पड़ रही होती, लेकिन आप अपने खिलाड़ी उनके आउट करते इंडिया के। अगर आप 1-2 विकेट्स और गिरा देते या विराट कोहली को आउट करने में कामयाब हो जाते या टाइमली आप पांड्या को आउट कर देते तो विराट के ऊपर मजीद प्रेशर होता तो आप ये मैच जीत सकते थे। लेकिन फिर जिस तरह विराट कोहली ने ये मैच बनाया है अकेले ने, ये नो डाउट उसकी जिंदगी की सबसे बेहतर इनिंग थी। विराट कोहली ने वैसे एक इंटरव्यू में कहा भी है, और जब मैं इस इनिंग को देख रहा था तो मुझे आखिरी ओवर में ये लगा कि अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है तो विराट कोहली के लिए उसके पूरे क्रिकेटिंग कैरियर में कोई दिन इससे बेहतर नहीं होगा कि उसने सिंगल हैंडेडली अकेले ने पूरा मैच बनाया और बनाकर पूरा मैच जिताया। तो आज विराट कोहली का दिन था, आज आसाब की गेम का दिन था और इसमें पाकिस्तान जो है वो कमजोर साबित हुआ। अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली, डरी हुई क्रिकेट खेली और आखिर में जो डिफेंसिव पाकिस्तान का एक पूरा मोड था, यानी बॉलर्स के हाथ पांव फूले हुए थे, वाइट बॉल्स हो रहे थे, नो बॉल्स हो रहे थे। और वाइड और नो का क्या T20 के अंदर मतलब है ये आप समझ सकते हैं। ये कौन सा वनडे है जहां पे बॉलर को जो है वो 10 ओवर करने पड़ेंगे। 10 ओवर तो यानी जो जिस आदमी का काम ही खेलना है उसका तो स्टेमिना ऐसा है कि 10-15 ओवर फेंकना तो मसला ही कोई नहीं होता, और यहां तो सिर्फ 4 ओवर फेंकने हैं। और 4 ओवर अगर ठीक से नहीं फेंके जा रहे तो फिर पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा चीज़ों को। शाहीन शाह अफरीदी मुझे पूरी फॉर्म के अंदर नजर नहीं आ रहा, ना वो उस पेस के साथ बॉल कर पा रहा है, ना वो अपनी बॉल को वैसा स्विंग कर पा रहा है, ना विकेट में उसको सपोर्ट मिल रहा था। बहुत अच्छी बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने, लेकिन वही बात है कि विराट कोहली का दिमाग हारिस रऊफ के दिमाग से बड़ा था और उसने 2 बड़े शानदार छक्के लगाए हैं। नसीम शाह की तारीफ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। बैटिंग जब पाकिस्तान कर रहा था तो पाकिस्तान का फिनिशिंग करने में कोई भी प्लेयर जो है वो एंड तक नहीं गया। अनफॉर्चुनेटली कोई बैट्समैन नहीं गया, टेल एंडर्स को शॉटें लगानी पड़ी है। तो ये था जी आसाब का गेम। आसाब के गेम में एक आदमी ने फर्क डाला है, अकेले आदमी ने, विराट कोहली ने। इधर से पूरी टीम मिलकर मैच हारी है और उधर से एक अकेला आदमी जो है वो मैच पाकिस्तान से जीता है। आ जाए पाकिस्तान के अंदरूनी खबरों की तरफ। अच्छा, यही सूरत हाल वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी है। यहाँ पे भी इमरान खान अकेला है और बाकी पूरी टीम दूसरी तरफ है, और गेम जो है वो आसाब की है। यहाँ पे भी आसाब का गेम है, सिर्फ आपने वक्त से पहले गुस्सा नहीं करना। जब बॉल मिले तब शॉट मारना है और जब बॉल ना हो तब आपने शॉट नहीं मारना। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी ऐसी ही एक इनिंग जारी है जो इमरान खान साहब खेल रहे हैं। पीडीएम की बहुत सारी जमातें, एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, सारे रल के उनको बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ जो है वो सिर्फ एक दाव का इंतजार कर रहे हैं कि अचानक कोई हमारा दाव लग जाए या आउट हो जाए। लेकिन दाव लग नहीं रहा।
और इमरान खान साहब भी एक समझदारी वाली इनिंग खेल रहे हैं। देखना यह है कि वो एंड में इसको ऐसी फिनिशिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल एक अच्छा क्रिकेट का दिन था और एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिला। बतौर क्रिकेट के फ़ैन के, और बहुत क्रिकेट मैंने अपनी ज़िंदगी में खेली है 10-15 साल, तो बल्कि इससे ज़्यादा खेली है। मैं क्रिकेट 95 से खेल रहा हूँ, अभी भी कभी कभी खेल लेता हूँ। तो इतनी क्रिकेट खेली है, जितनी क्रिकेट देखी है, जितनी क्रिकेट की समझ है, मुझे तो लगा कि एक बड़ा शानदार मैच है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एंड अच्छा नहीं था। अब इस्लामाबाद के लिए पुलिस को रवाना कर दिया गया है। पुलिस कहाँ से जा रही है जी? पुलिस जा रही है सिंध से। और सिंध से पुलिस क्यों जा रही है? इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद में ज़रूरत है, वहाँ पे लॉन्ग मार्च आने वाला है। और पीटीआई के मुतवक्का लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सिंध से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के लिए पुलिस की नफरी रवाना हो गई है। 1000 से ज़ायद एहलकारों को शहदादपुर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन में रवाना किया गया है। इस्लामाबाद रवाना किए जाने वाले 900 एहलकार शहदादपुर में महकमाना कोर्सेज़ के लिए आए हुए थे और उन्होंने बताया जी कि कुछ पैसे वैसे भी इनको देंगे, लेकिन वफाक जो है वो इसका खर्चा उठाएगा। कुछ और पुलिस वाले भी दे देंगे, चंद हज़ार पुलिस जो है वो सिंध से चली जाएगी, कुछ एफसी वाले ले लिए जाएंगे, रेंजर्स वाले ले लिए जाएंगे और इस्लामाबाद की पुलिस भी मौजूद होगी। लेकिन अगर मिलियंस के अंदर लोग आएंगे तो फिर तो रोकना मुमकिन नहीं होगा। ये पुलिस तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। उस दिन लोग अपनी मर्जी के तहत निकल रहे थे, जिस दिन इमरान खान साहब को डी सीट किया गया है। इसको अब हम ना वो नाअहली नहीं कह सकते, उनको उनकी सीट से हटा दिया गया है और वो सीट पे रहना भी नहीं चाहते थे। बहरहाल अभी तो ये मामला अदालत में जाएगा, जब अदालत में जाएगा तो तब देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये वो पुलिस है और वो इंतज़ामिया है जो सिंध में इंतखाबात नहीं करवा सकती। वो कहते हैं जी सिंध के अंदर हमारे पास स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, हम सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते, अवेलेबिलिटी नहीं है पुलिस की और इदारों की। और उधर से पुलिस इस्लामाबाद भेज रहे हैं। यानी सिंध में इलेक्शन के लिए पुलिस नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में एक्शन के लिए पुलिस इनके पास मौजूद है। ये 2 नंबरी है इस इंपोर्टेड सरकार की, जो हर कदम पे आपको नजर आती है और आपको साफ पता चलता है कि किस तरीके से दाव लगाया जा रहा है और किस तरीके से पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो असद उमर साहब ने कहा कि ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम जारी किया, इमरान खान साहब के ऊपर इक़दाम कत्ल के मुकदमात, दहशतगर्दियों के मुकदमात, बार बार दहशतगर्दियों के मुकदमात, और पंजाब के अंदर जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही। और शरीफ खानदान जिनके खिलाफ ये एक्टिविटी हो सकती है वो या तो इक़्तिदार में है या पाकिस्तान से भागा हुआ है। वो एक रह गया था हमजा शहबाज, उसके लिए क्या किया अभी मैं अगली खबर में आपको बताता हूँ। लेकिन असद उमर साहब ने एक और कारनामा लिखा कि इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमारे वर्कर मुराद बुखारी को पकड़ने के लिए आए और वो नहीं मिला तो उसके भाई महताब बुखारी को पकड़ के ले गए। मुल्क का दारुल हुकूमत है या कोई जंगल है? इंशाअल्लाह इन तमाम गैर कानूनी काम करने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। ये जो आईजी है ना इस्लामाबाद का, इसके साथ तो मैं जानता हूँ बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि ये करप्शन के केस के अंदर बाकायदा मुलव्वस पाया गया था। इसके खिलाफ इंक्वायरी साबित हो चुकी है और इसको एक रिलीफ देकर इससे ये सारे उल्टे काम करवाए जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। और ये बाकायदा दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं इन चीज़ों के, आने वाले वक्त में वो सामने आएंगे और ये आईजी का जो है वो निशान इबरत ये बनेगा। मुझे इस बात का आइडिया है, क्योंकि जिस वक्त ये आईजी निकलेगा ये या तो पाकिस्तान से भागेगा फौरी तौर पे, अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान से निकलेगा और ये पाकिस्तान मुड़कर नहीं आएगा। हाँ, अगर इसका नाम ECL में डाल दिया जाए तो फिर तो इसको काबू किया जा सकता है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो अपना माल पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जैसे ही हुकूमत ख़त्म होगी हमें पाकिस्तान से भाग जाना है निगरान हुकूमत के दौरान, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के अंदर रुके तो अगली हुकूमत के अंदर हमें सख्त तरीन एहतसाब का और जवाबदेह होना पड़ेगा जो कुछ हमने किया है। बहरहाल एमल वली खान जो है ये बज़ाहिर दलेरी दोबारा इन्होंने दिखाई है। एमल वली खान असफंद यार वली के बेटे हैं। इन्होंने पहले भी कहा था कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनको मज़ीद आगे ना भेजा जाए। एमल वली खान ने अब दोबारा कहा है कि उनकी जमात बिल्कुल तैयार है कि असम्बली तहलील की जाए और पाकिस्तान इंतखाबात के अंदर जाए, क्योंकि फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं, नवाज शरीफ भी कह चुके हैं और जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि ये असम्बलियाँ जाली हैं। तो उन्होंने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे कि इन असम्बलियों से हलफ ही नहीं लेना चाहिए। अब क्योंकि एमल वली खान इलेक्शन हार चुके हैं तो वो चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो और फिर वो इलेक्शन में हिस्सा लें और फिर इलेक्शन जीत कर वो कौमी असम्बली की नशस्त जीत कर पहुँचें, क्योंकि
जो ANP है वो ये समझती है कि आने वाले वक्त में उनका बयानिया मज़ीद पिट जाएगा। उन्हें ये लगता है कि महंगाई मज़ीद बढ़ने से, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ने से, हालात मज़ीद ख़राब होने से जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, लोगों की नफ़रत उससे मज़ीद बढ़ जाएगी। और अगर ये नफ़रत बढ़ेगी तो ANP के ऊपर भी उतना ही बैकलैश आएगा। ANP हो सकता है अपने आप को हुकूमत से अलग कर दे, एक ही सीट है उनकी कौमी असम्बली की, अगर वो अलग हो भी जाएँ तो अब हुकूमत को फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उनके पास 76 लोग हैं, 74 से पहले अब मेरे ख्याल 76 लोग हैं, तो उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी। फ़र्क तब पड़ेगा जब MQM छोड़ेगी, फ़र्क तब पड़ेगा जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़ेगी, और ये दो पार्टी तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब हमजा शहबाज की मैंने आपको कहा था, मैं खबर बताता हूँ। हमजा शहबाज को बना दिया गया है जनाब पंजाब में अपोजिशन लीडर। देखिए एक बात पे गौर कीजिए, शरीफ खानदान जो है ना, इसका एक रिकॉर्ड है, ये किसी भी बड़े ओहदे के ऊपर अपनी पार्टी के किसी ऐरे गहरे को नहीं बैठने देता। यानी ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो क्रीम है सारी की सारी, जिस ओहदे के साथ लीडर लगता है, जो क्रीम है सारी की सारी, वो हमारे घर में रहनी चाहिए। यानी वजारत उज़्मा हमारे घर में रहनी चाहिए, वजारत आला पंजाब की हो वो हमारे घर में रहनी चाहिए, जो बड़े बड़े ओहदे हों वो हमारे पास रहने चाहिए, अपोजिशन लीडर का ओहदा है वो भी हमारे पास रहना चाहिए। तो शरीफ खानदान की कोशिश होती है कि तमाम अच्छे और बड़े ओहदे जो नंबर 1 या नंबर 2 के ऊपर होते हैं वो शरीफ खानदान के अपने अंदर मौजूद रहें। पार्टी की सदारत भी उनके पास रहेगी, पार्टी की नायब सदारत भी उनके पास रहेगी, पार्टी का चेयरमैन भी उनका अपना होगा, पार्टी का सरबराह भी उनका अपना होगा। यानी मरीम नवाज ने पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जैसे ही पार्टी में आई वो नायब सदर बन गई हैं। अब उनका ओहदा उससे ऊपर किया जा रहा है, जबकि उनका जो मरीम का बेटा है जुनैद, आप देखिएगा जब ये सियासत में आएगा तो एकदम ये इसके नारे भी लगेंगे कि शेरां दे पुत्र शेर, और एक बारी फिर शेर, फिर जुनैद के लिए और कौन से नारे लगे, इसी किस्म के नारे लगाते हैं। जैसे हमजा को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे मरियम को इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही वो अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो लोग ख़ानदानी सियासत के दिलदादा हैं वो इसको बड़ा इंजॉय करेंगे, और जो लोग इनकी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं वो पहले दादे को, फिर बेटे को, फिर बेटी को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बच्चों को, तो ये इनके पोतरे धोते ही रहेंगे हमेशा। इनके गंदे कपड़े धोने की ड्यूटी यानी जिन सियासतदानों की लगी हुई है, ये नहीं हो सकता कि कभी साद रफ़ीक आगे आ जाए, ये नहीं हो सकता कभी राणा सनाउल्लाह को एक लेवल से आगे आने दिया जाए, ये नहीं हो सकता कि शाहिद खाकान अब्बासी या उसके बच्चे आगे आ जाएं, ये नहीं हो सकता कि जावेद हाशमी आगे आ जाए या उनके बच्चे आगे आ जाएं, ख्वाजा आसिफ एटसेट्रा, ये लोग नहीं आ सकेंगे। हमेशा शरीफ खानदान और शरीफ खानदान के बच्चे ही आगे आएंगे, जैसा कि हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान ने चाइना से दरख्वास्त की है कि जो 6.3 अरब डॉलर हमने आपका कर्जा देना है उसकी अदायगी जो है वो मुअख्खर कर दी जाए। पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज़ चीन से दरख्वास्त की है कि 6.3 अरब डॉलर का कर्ज मुअख्खर किया जाए, जो अगले 8 माह में हमारे वाजिबुल अदा है, हमने आपको दे रहा है 8 माह के अंदर अंदर, हमें मज़ीद वक्त दे दिया जाए। पाकिस्तान की जानिब से की गई ये दरख्वास्त रवा माली साल कर्ज अदायगी और बैरूनी तजारती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 34 अरब डॉलर हासिल करने के मनसूबे का हिस्सा है। यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि चाइना को ये कर्जा ना दे वापस, जो चाइना को 6.3 अरब डॉलर देना है पाकिस्तान ने अगले 8 महीने में, वो देने की बजाय उन पैसों को शिफ्ट करे जो पैसा बाकी दुनिया का देना है, क्योंकि 34 अरब डॉलर बाकी भी तो देना है, तो ये कैसे इकट्ठा करेंगे। तो मैं इसीलिए आपको पिछले वीलॉग में भी कह रहा था कि इमरान खान को कोई जल्दी नहीं है, इन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया इकॉनमी का। जो पैसा पाकिस्तान जनरेट कर रहा था, जो पैसा पाकिस्तान इकट्ठा कर रहा था, अब वो पैसा पाकिस्तान इकट्ठा नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लिए कर्जे देना मुमकिन नहीं रहा, पाकिस्तान दिवालिया होने के किनारे के ऊपर खड़ा है। एक और तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल के वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी के लिए चीन से नया कर्जा ले लिया जाए। यानी अब अगर इसी को नए कर्जे में कन्वर्ट करेंगे या नया कर्जा लिया जाएगा तो होगा क्या, होगा ये कि पाकिस्तान को ज़्यादा मुश्किल शराइत के ऊपर कर्जा मिलेगा। जैसे IMF ने पाकिस्तान को शिकंजा डाल लिया है, ऐसे ही चीन का शिकंजा भी डल जाएगा। उधर एस्टेब्लिशमेंट और PDM के दरमियान भी ताल्लुकात पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। मैं आपको बताता हूं कैसे। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब PDM एतबार कर नहीं रही। एस्टेब्लिशमेंट ने रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान PDM की हुकूमत तो बना दी इन सारी जमातों की, अब वो हुकूमत से जान छुड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हुकूमत से जान छुड़ाते हैं तो
आधे से ज़्यादा पाकिस्तान 80% पहले बुरा भला कह रहा है, जो 20% रह जाएगा वो भी बुरा भला कहना शुरू हो जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ये सारा गेम करके, ये रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन करके बहुत बुरी तरह फंस गई है। अब ना वो इस हुकूमत को गिरा सकती है और ना वो इस हुकूमत को सपोर्ट कर सकती है। बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल में है। एक दूसरे को दोनों ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसी के पास वीडियोज़ हैं तो किसी के पास ऑडियोज़ हैं, किसी के पास केसेस की ब्लैकमेल करने की चीज़ है तो किसी के पास असेंबली के अंदर अक्सरियत है, किसी के पास तैनातियों का इख्तियार है तो किसी के पास जो है वो हालात को सही और ख़राब करने की चाबी है। तो दोनों अब एक दूसरे के साथ भी खेल रहे हैं। तमाम फरीक जो है वो आमने सामने है। ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन तैयार कर ली है। सादिक संजरानी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है और चेयरमैन सेनेट है और एस्टेब्लिशमेंट के ही उम्मीदवार हमेशा से रहे हैं। बड़े अजीबोगरीब तरीकों से हमेशा ये सेनेट के चेयरमैन बनते रहे हैं और इनको कामयाब करवाया जाता रहा है। लेकिन अब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे जाने से पहले कम से कम चेयरमैन सेनेट तो अपना हम बनवा लें। तो उसके लिए अदम एतमाद अब लाई जाएगी। अदम एतमाद के लिए दस्तखत करवा लिए गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन तैयार है, उस पर सेनेटर से दस्तखत करवाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दस्तखत कर दिए हैं, बाकी लोग जो हैं वो भी दस्तखत कर देंगे। और उसके बाद जिन पार्टियों से राब्ते हो रहे हैं यानी MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और GDA, काफ लीग, PK मैप और ANP, इन सबको एतमाद में लेने के बाद चेयरमैन सेनेट के ओहदे के ऊपर यूसुफ रजा गिलानी को फाइज किया जा सकता है। तो यहां से आप अब अंदाजा कर लें कि किस तरह की प्लानिंग हो रही है कि सब एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।